Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of solving or analyzing the previous year question papers of CTET. And in our today's video lecture, we are going to discuss the language section. And English language section, we are going to discuss total 30 questions are there. This video is going to be very helpful for those students who opted English as a language second. जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक. नेक्स्ट है गाइज, रीड द पैसेज. जो हमने क्वेश्चन नंबर 21, 121 टू 128 है वो आंसर करने हैं. आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हमने पहले इस पैसेज को अच्छे से रीड करना और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर पुट करने हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. द अदर डे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट. दूसरे दिन मुझे रिसीव हुआ बड़ा एक अनयूजुअल सा, बड़ा जो मतलब नॉर्मल नहीं है, जो अनयूजुअल है. वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट. ग्रेटिफाइंग होता है बड़ा ही संतुष्ट करने वाला, सेटिस्फाइंग समथिंग. आई वॉज गिवन अ ट्री. मुझे एक ट्री गिफ्ट के रूप में दिया गया. और रादर आई वॉज गिवन हाफ अ डजन ट्री. मुझे हाफ अ डजन यानी कि आधा दर्जन मुझे पेड़ दिए गए. विच वुड बी प्लांटेड ऑन माई बिहाफ. जिनको मेरी तरफ से प्लांट किया जाना था, लगाया जाना था. आई हैड बीन इन्वाइटेड टू गिव अ टॉक टू एन ऑर्गेनाइजेशन. मुझे आमंत्रित किया गया था कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं और वहाँ पर बातचीत करूं. उस बातचीत के लिए मुझे वहाँ पर इन्वाइट किया गया था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में. आफ्टर सच इवेंट्स. इस प्रकार के इवेंट्स के बाद द स्पीकर इज़ यूजुअली गिवन अ टोकन गिफ्ट. जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसको प्राय एक टोकन गिफ्ट दिया जाता है. समटाइम द गिफ्ट इज़ दैट ऑफ अ पेन. कई बार ये एक पेन के रूप में हो सकता है. और समथिंग यूजफुल, और कुछ इससे भी ज़्यादा यूजफुल ये हो सकता है. ऑफन द गिफ्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाक. जो ये गिफ्ट होता है वो एक प्लाक के रूप में होता है. प्लाक क्या होता है गाइज? एक प्रकार से ये एक फ्लैट पीस ऑफ स्टोन और मेटल होता है. ये धातु या फिर पत्थर का एक फ्लैट पीस होता है जिसके ऊपर यूजुअली विद नेम्स एंड डेट्स ऑन इट. इसके ऊपर नाम और तारीखें लिखी होती हैं. दैट इज़ फिक्स्ड ऑन वॉल इन द मेमोरी ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट. इस प्रकार का होता है ये प्लाक. जैसे किसी लकड़ी या फिर पत्थर के ऊपर नाम या फिर कुछ लिखा हुआ होता है, वो होता है प्लाक. और सिमिलर कोमेमोरेटिव टोकन, या फिर कुछ ऐसा ही यादगार टोकन दिया जाता है. हाउएवर वेल मीन्ड. इस प्रकार से बहुत अच्छा. सच गिफ्ट्स आर डेस्टाइन्ड टू गैदर डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर. इस प्रकार के जो गिफ्ट होते हैं मेडल्स वगैरह के, वो एक प्रकार से किसी भूले बिसरे कोने में पड़े रहते हैं और उनके ऊपर धूल जमती रहती है. विच इज़ वाई आई वॉज एग्रीएबली सरप्राइज्ड. और मैं बड़े सहमति रूप से इसके ऊपर हैरान था. टू बी गिवन अ स्क्रोल विच अटेस्टेड दैट इन अ डेजिग्नेटेड प्लांटेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर दी पर्पज़. मुझे अच्छा लगा कि मुझे प्लांट्स दिए गए और मैं उनको प्लांट करूं. 6 ट्रीज वुड बी एडेड इन माई नेम. 6 पेड़ मेरे नाम कर दिए गए. एज पार्ट ऑफ ग्रीन मूवमेंट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. उस संस्था के द्वारा जो आयोजित की जा रही थी ग्रीन मूवमेंट, उसमें स्पॉन्सर किया गया, जो स्पॉन्सर की जा रही थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें मेरा नाम भी लिया गया कि मुझे 6 पेड़ लगाने हैं. तो इस प्रकार से उसको वो 6 पेड़, आधा दर्जन पेड़ों के मिले थे ताकि वो उनको प्लांट करे. इन एन इंक्रीजिंगली एनवायरमेंटली कॉन्शियस वर्ल्ड. इस प्रकार से जो पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण जो संसार है वो बढ़ता जा रहा है. द गिफ्ट ऑफ लिविंग ट्री और प्लांट मेक्स फॉर अ परफेक्ट प्रेजेंट. इस प्रकार से पेड़ या फिर कोई पौधा गिफ्ट करना बड़ा ही परफेक्ट प्रेजेंट होता है. द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम अ हाईली इवॉल्व्ड मार्केटिंग एक्सरसाइज. इस प्रकार का जो ट्रेडिशन है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट, गिफ्ट लेने और देने का, ये बढ़ता जा रहा है. बिकम अ हाईली इवॉल्व्ड मार्केटिंग एक्सरसाइज. अपार्ट फ्रॉम फेस्टिवल्स के अलावा दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद एंड अदर्स, अ होल न्यू कैलेंडर ऑफ सेलिब्रेटरी इवेंट्स हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रमोट द गिविंग ऑफ गिफ्ट. कुछ इनके अलावा और भी सारे त्यौहार हैं जो वो मनाए जाते हैं दिवाली, होली, क्रिसमस के अलावा,
ताकि जो गिफ्ट है वो गिफ्ट देने की जो परंपरा वो एक प्रकार से प्रमोट हो, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे एंड सो ऑन एंड ऑन। इस प्रकार से काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। व्हाट डू यू गिव टू पीपल, आप लोगों को क्या देते हो? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्पाउसेस, children, parents, employees, clients, well-wishers who have more or less everything, जिनके पास ज़्यादा और कम सब कुछ होता है, आप उनको क्या गिफ्ट करते हो? और एटलीस्ट एवरीथिंग दैट यू कुड अफोर्ड टू गिव दैम एज अ गिफ्ट, क्या आप उनको देते हो जो उनके लिए अफोर्ड कर सको? अनदर शर्ट और कुर्ता, कोई दूसरा शर्ट और कुर्ता। अनदर बोतल ऑफ सेंट, किसी सेंट की बोतल। और आफ्टर शेव, अनदर बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अनदर एनी अदर, या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट देते हो जो उनके पास पहले से ही होता है, कुछ मतलब उनके पास कपड़े होते हैं वीयरिंग करने के लिए, बट आप कोई उनको दूसरा कुर्ता या फिर पजामा देने वाले हो, अनदर बॉटल ऑफ सेंट देने वाले हो, आफ्टर सेव अनदर बॉक्स ऑफ चॉकलेट देने वाले हो, कुछ और मतलब क्या हम लोगों को क्या गिफ्ट करते हैं, ऐसी ही चीज़ें हम लोगों को गिफ्ट करते हैं। सो गाइस, ये था पैसेज जो हमने पढ़ लिए है। ये प्लांट एक किसी स्पीकर को दिए गए हैं गिफ्ट में, जिसको बुलाया गया था कुछ मतलब बात करने के लिए, कोई स्पीच डिलीवर करने के लिए, उसको हाफ अ डजन प्लांट्स गिफ्ट किए गए हैं जिनको वो प्लांट करेगा। सो गाइस, दिस वाज द पैसेज। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग इस क्वेश्चंस। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 121 सेज। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या बोलता है। व्हाट यूजुअली हैपन्स टू द गिफ्ट्स ही और सी रिसीव्स, जो गिफ्ट उसको मिलते हैं तो नॉर्मली उनके साथ क्या होता है? ही यूजेस दैम इफ़ ही नीड्स दैम, वो उनको उपयोग करता है यदि उसको उनकी ज़रूरत होती है। ही गिव्स दैम अवे एज गिफ्ट टू अदर, वह गिफ्ट उन दूसरे लोगों को दे देता है। दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन, उनको रखा जाता है और फिर भूला जाता है कि मुझे ये गिफ्ट मिला था, और वो वहीं पे कहीं पड़ा रहता है। ही कीप्स दैम रिलीजियसली एट मेमेंटोज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर 3 है। वो क्या बताता है जो स्पीकर, कि उसको जो गिफ्ट मिलते हैं वो एज ए गिफ्ट मतलब किसी डस्ट, किसी भूले बिसरे कोने में वो पड़े रहते हैं, उनके ऊपर धूल जमती रहती है, ये चीज़ होती है उन गिफ्ट के साथ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट व्हेन वी चेक इट इन द ऑफिशियल आंसर की ऑफ CTET, its answer is given option 2, but I don't think that option 2 is its correct answer. Option 3 is its correct answer. And guys, it's up to you now which option will you mark in the exam. So let's move to the next question. Question number 121. The gift received by the writer was, जो गिफ्ट राइटर को मिला था वो कैसा था? अ मार्केटिंग एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट फ्रेंडली था, वेरी एक्सपेंसिव था, गैदरिंग डस्ट इन अ कॉर्नर, या फिर उसको कोने में उसके ऊपर धूल जमती रहती थी, कुछ ऐसा था। इस क्वेश्चन का गाइस आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, यानी कि उसको हाफ अ डजन ट्रीज मिले थे, 6 ट्रीज उसको मिले थे, मतलब वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली था जो गिफ्ट उसको मिला था। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बट इन द ऑफिशियल आंसर की ऑफ CTET, ऑप्शन नंबर 3 हैज़ बीन गिवन एज इट्स आंसर। अकॉर्डिंग टू मी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो गिफ्ट उसको मिला था 6 ट्रीज वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, ना कि वेरी एक्सपेंसिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 123। वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर ऑफ इट फॉर इट व्हेन यू रिसीव अ शर्ट और कुर्ता एज अ गिफ्ट, आप इसकी केयर क्यों नहीं करते यदि आपको गिफ्ट के रूप में कोई शर्ट या फिर कुर्ता मिलता है? द गिवर हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, देने वाले को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे इस वजह से। यू ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ देम, आपके पास बहुत सारे हैं पहले से ही। यू डोंट लाइक द कलर, आपको कलर पसंद नहीं आता। यू आर नॉट आस्क्ड अबाउट योर चॉइस, आपसे आपकी चॉइस नहीं पूछी गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। यू ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ देम, आपके पास पहले से ही बहुत सारे शर्ट और कुर्ता हैं, इसी वजह से आप जो गिफ्ट के रूप में शर्ट और कुर्ता दूसरा मिला है उसकी आप केयर नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट गाइज CTET की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स, ग्रेटिफाइंग जो मीनिंग वर्ड होता है गाइज, इसका क्या मीनिंग होता है? ग्रेटिफाइंग होता है गाइज एक प्रकार से किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, ये होता है इसका मीनिंग। इसके ऑप्शंस देखिए। अनोइंग होता है किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। सेटिस्फाइंग होता है संतोषजनक। गिविंग होता है देना, और जो फोर्टिफाइंग होता है गाइज
किलाबंदी करना, एक प्रकार से हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को मजबूत और तैयार करना। टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिफाइंग होता है एक प्रकार से सेटिस्फाइंग। बट ऑफिशियल आंसर की में इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। 1 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटिफाइंग होता है एक प्रकार से प्लेजरेबल, समथिंग दैट इज प्लेजरेबल, मतलब जिससे हमको खुशी मिलती है। तो सेटिस्फाइंग इसका आंसर करेक्ट बैठता है। ग्रेटिफाइंग वर्ड का मीनिंग पूछा गया है, तो सेटिस्फाइंग मस्ट बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 125। द वर्ड डेस्टाइंड मीन्स। डेस्टाइंड का मीनिंग क्या होता है गाइस? डेस्टिनी क्या होता है? किस्मत। और डेस्टिनेंट क्या होता है? जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, फेटेड। फेट होता है भाग्य, और फेटेड होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। डिसाइडेड होता है निश्चय की हुआ। डिक्लाइंड जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। डिपार्ट होता है जुदा करना है, फिर किसी से अलग होना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 126। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लोज। इस क्लोज में जो अंडरलाइन वर्ड है गाइस, जो विच है ये, वो बताना है हमने वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। विच इज वाई आई वॉज एग्रीएबली सरप्राइज्ड। इसके ऑप्शन देखिए गाइस, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या फिर एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 127। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर इन इट। हमने इस सेंटेंस का वो एरर आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोई एरर है। यू क्लेम ओट टू सक्सीड इन दैट केस द डैमेज विल बी सब्सटेंशियल। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई है टू सक्सीड, तो यहाँ पे विल बी की जगह वुड बी होना चाहिए, वुड बी सब्सटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 127 का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128। द राइटर वाज थ्रिल्ड व्हेन ही वाज गिवन। राइटर बड़ा थ्रिल्ड हो गया था, बड़ा खुश हो गया था, वो रोमांचक हो गया था जब उसको क्या चीज़ गिफ्ट मिली थी? अ ट्री, 6 ट्रीज, अ प्लाक, अ पेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि उसको हाफ ए डजन ट्रीज मिले थे, यानी कि उसको 6 ट्रीज मिले थे। और जो ऑफिशियल आंसर की है गाइज सीटेट जुलाई 2019 की, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, जो कि पेन है। पेन इसका आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर के जो 135 तक है, उनके लिए हमने फिर से एक पैसेज को पढ़ना है और फिर उनके आंसर देने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 129 to 135 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। लेट अस रीड दिस पैसेज। विद मोर देन 3000 लैंग्वेजेस करंटली स्पोकन। 3000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लिश अनडाउटेडली, बिना किसी शक के जो इंग्लिश है, इज अमोंगस्ट द रिचेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज। सभी लैंग्वेज में वो सबसे रिचेस्ट है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिस्ट अबाउट 500,000 वर्ड्स ऑफ विच ओनली 2 lakhs आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें अबाउट 500,000 यानी कि आधे मिलियन, 1 मिलियन में गाइस कितने वर्ड होते हैं? 10 लाख होते हैं, तो 500,000 में 5 lakhs ऑफ वर्ड ऑफ विच ओनली 2 लाख, जिनमें से 5 लाख शब्दों में से सिर्फ 2 लाख शब्द ही यूज किए जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द बैलेंस 3 lakhs वर्ड्स आर टेक्निकल एंड नॉट फाउंड इन ऑर्डिनरी डिक्शनरीज। क्योंकि जो ये बाकी के 3 लाख वर्ड हैं वो टेक्निकल हैं, और जो साधारण डिक्शनरी हैं, साधारण शब्दकोश हैं, उनमें वो नहीं पाए जाते। द ओनली लैंग्वेज दैट कैन कम नियर इंग्लिश इज चाइनीज़। जो सिर्फ इकलौती लैंग्वेज जो इंग्लिश के नज़दीक आ सकती है, इनके उसके बराबर में आ सकती है, जो उसकी बराबरी कर सकती है, वो सिर्फ चाइनीज़ है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द रिचेस्ट लैंग्वेज, सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज होने के साथ साथ उसके अलावा इंग्लिश ऑल्सो बोस्ट ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन, ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। सेकेंड ओनली टू मैंडेरिन चाइनीज़, मैंडेरिन चाइनीज़ के बाद ये दूसरी है। This remarkable achievement is only because of the one thing that we all love to do, copy।
ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट है ये सिर्फ इस वजह से है जो हम सभी को करना अच्छा लगता है, वो क्या चीज़ है, कॉपी करना यानी कि नकल करना। फॉर एग्जाम्पल जो सिएस्टा वर्ड है, सिएस्टा फॉर एग्जाम्पल इज ऑफ स्पेनिश ओरिजिन। जो सिएस्टा वर्ड आया है इंग्लिश में वो स्पेनिश से आया है। नेक्स्ट है गाइज स्पुतनिक। स्पुतनिक है जो गाइज वर्ड एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हैज ए रशियन ओरिजिन, वो रशियन ओरिजिन से आया है। रेस्टोरेंट इज फ्रॉम फ्रांस एंड सुपर फ्रॉम जर्मनी। जो इस प्रकार से इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं जो दूसरी भाषाओं से वो लिए गए हैं एज इट इज़। इवन बिफोर द बर्थ ऑफ जीनियस ऑफ ड्रामा, ड्रामा के जन्म से पहले, ड्रामा के जो उत्पन्न है उससे होने से पहले, विलियम शेक्सपियर, द वर्ड जीनियस एंड ड्रामा वर अडेप्टेड फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक से लिए गए थे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, आपको जानकर हैरानी होगी, इफ़ इंग्लिश हैज एनीथिंग ओरिजिनल अबाउट इट, कि इंग्लिश का खुद का अपना ओरिजिनल भी कुछ है, क्योंकि इसने बहुत सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हैं। वेल फाइंड इट आउट, अच्छा इसको ढूंढिए। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ? क्या आप जानते हो कि हम इंग्लिश के कितने सारे शब्द अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? ट्राई टू गैस एंड देन रीड ऑन, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए और उनको पढ़िए। A modern novelist has a vocabulary of anywhere between 10 to 15,000 words. जो एक आधुनिक उपन्यासकार होता है, उपन्यासकार है, उसकी जो vocabulary है, उसका जो शब्द भंडार है वो लगभग 10 से 15,000 शब्दों के बीच का होता है। विलियम शेक्सपियर यूज्ड 30,000 वर्ड्स। विलियम शेक्सपियर ने 30,000 शब्द इस्तेमाल किए थे। एंड द ओनली राइटर टू कम क्लोज टू हिम, और जो दूसरा राइटर उसके बिल्कुल बराबर में आकर खड़ा हो सकता है वो है जेम्स जॉयस इन यूलिसिस। वी नॉर्मली हैव अ वोकेबलरी ऑफ अबाउट 10,000 वर्ड्स। नॉर्मली हमारे पास 10,000 शब्दों की शब्दकोश होता है। ऑफ विच ओनली 5,000 आर यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जिनमें से हम 5,000 शब्दों को यूज़ करते हैं अपनी जो रोजाना वार्तालाप है उसमें। दिस लीड्स टू अ लिमिटेड वेराइटी ऑफ वर्ड्स। इस प्रकार से शब्दों की एक लिमिटेड वैरायटी होती है हमारे पास। दिस इज़ बिकॉज वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं। वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन कन्वर्सेशन एंड इन राइटिंग, बातचीत करने में और लिखने में। इट इज़ द, जैसे कि द, ट्राई काउंटिंग इट इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो द वर्ड है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए एंड यू विल हैव टू प्रूफ इट। अब आप इसमें देख लेना कि जो द वर्ड है वो कितनी बार आया है। गाइज सो ये था पैसेज जो हमने रीड किया। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ते हैं। लेट्स सीज व्हाट क्वेश्चन नंबर 129 सेज। इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन, हमारी रोजाना की बातचीत में, वी यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, हम बड़े लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्यों? आवर वोकेबलरी इज़ अनलिमिटेड, कि जो हमारी शब्द भंडार है वो असीमित है। वी आर नॉट अ जीनियस लाइक शेक्सपियर, हम शेक्सपियर जितने जीनियस नहीं हैं। एवरीबडी इज़ नॉट हाईली एजुकेटेड, हर कोई अच्छे से शिक्षित नहीं है। या फिर वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि जो हमारी वोकेबलरी है वो इतनी लिमिटेड क्यों है? बिकॉज वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 130। हाउ मैनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन? एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के द्वारा कितने सारे वर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं? गाइज एक्चुअली क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछना चाहता है कि कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो अबाउट 3,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है? गाइज जैसे कि पैसेज में भी आया था, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड इज द दैट इज यूज्ड द मोस्ट, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल, कौन सा वर्ड है जो रिमार्केबल का सिनोनिम होता है? रिमार्केबल होता है गाइज कुछ ऐसा जिसको मतलब हम विस्मरणीय बोल सकते हैं, मतलब याद करने योग्य कुछ खास बात हो जिसमें, तो वो मेरे अकॉर्डिंग इसका मीनिंग होना चाहिए एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग, कुछ हैरान परेशान, हैरान करने वाला, बिल्कुल सरप्राइज करने वाला। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 1 होना चाहिए। बट
इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है सीटेट की, उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा। ऑप्शनल होता है वैकल्पिक, यानी कि बिल्कुल मतलब 4 ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से किसी एक को छांटना, उनको हम वैकल्पिक बोलते हैं। तो ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक होता है, जबकि रिमार्केबल का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमने ढूंढना था। रिमार्केबल समथिंग दैट इज बिल्कुल सरप्राइजिंग जिसको बोल सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग है ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी। हमने वो वर्ड ढूंढना है जो ऑपोजिट है किसका, ऑर्डिनरी का। ऑर्डिनरी क्या होता है, जो बिल्कुल सिंपल हो, जो बिल्कुल साधारण हो, उसको हम ऑर्डिनरी बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, समथिंग दैट इज स्पेशल। ऑर्डिनरी, सिंपल, स्पेशल, जो बिल्कुल विशेष हो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यूजुअल होता है प्राय, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, लायबल होता है मतलब एक प्रकार से विश्वसनीय जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 134। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट। जो ये एवर वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, दिस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब। ये एडवर्ब है गाइज जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। वर्ब गाइज एक प्रकार से ये कुछ क्रियाएं होती हैं वो वर्ब होती हैं, और जो वर्ब को क्वालिफाई करें वो एडवर्ब होती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज। जो इंग्लिश है वो संसार में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसका क्या कारण है। शेक्सपियर हैज़ रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि शेक्सपियर ने इंग्लिश में लिखा था। इट इज़ द रिचेस्ट लैंग्वेज, ये रिचेस्ट लैंग्वेज है। इट हैज़ टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि इसको इसलिए ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि इसने जो अपने शब्द हैं वो दूसरी भाषाओं से लिए हैं। इट हैज़ 500,000 ऑफ वर्ड इन इट, इसमें 500,000 वर्ड है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, बट सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर 1 दिखाया गया, बट ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। गाइज टेल मी अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 136। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट फोकसेस ऑन। जो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होती है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू connect learners previous knowledge with what she learns in the reading context, connect learners with one another, enable learners to know about the story which they would read ahead। जो प्री रीडिंग होता है उससे लर्नर को यही पता चलता है, उस स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो आगे क्या स्टोरी पढ़ने वाला है। इट इनेबल लर्नर टू नो अबाउट द स्टोरी विच दे वुड रीड अहेड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज पैडागोजिकल ग्रामर इज। जो पैडागोजिकल ग्रामर होती है वो क्या होती है, दिस इज द ग्रामर फॉर टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए होती है शिक्षा शास्त्रीय। पैडागोजी का मतलब ही क्या है, शिक्षा शास्त्र, यानी कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। जो पैडागोजिकल ग्रामर होती है दैट इज द ग्रामर फॉर टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। What are these words known as? The, of, and, a, to, that, it, with, but, they, she, he। ये हैं जो गाइज ये यूज वर्ड्स हैं जिनको यूजुअली यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 140। अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8th student and ask them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as? एक टीचर है वो अपने क्लास 8th के बच्चों को पजल देती है और उनको बोलती है कि इसको सॉल्व करो स्पीकिंग करते हुए कि वो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। स्पीकिंग अलाउड, थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल, लिसनिंग या फिर पिक्चर रीडिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि वो पिक्चर रीडिंग करने को बोल रही है, वो पिक्चर रीडिंग का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज। जो संस्कृत है वो भारत में क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज है, रिलीजियस लैंग्वेज है या फिर हिंदू लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ रिलीजियस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 142। A teacher of class 7th asked her students to read a short story
एंड कम टू द क्लास। एक टीचर अपने क्लास 7th के विद्यार्थियों को बोलती है कि वो एक शॉर्ट स्टोरी को रीड करें और क्लास में आएँ। शी आस्क देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स। वो बोलते हैं कि स्टोरी के मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करें ग्रुप में एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास, और फिर वो पूरी क्लास के सामने उनको प्रेजेंट करें। ये क्या बोल रही है, मतलब इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग विद अ पर्पस, रीडिंग फॉर थिंकिंग, या फिर इन एक्सटेंसिव रीडिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, इंटेंसिव रीडिंग। यानी कि बच्चों को मेजर पॉइंट्स का पता कब चलेगा, जब उसका वो गहन अध्ययन करेंगे। बट ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिखाया गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए कि वो बच्चों को इंटेंसिव रीडिंग करने को बोल रही है, इसका गहन पठन करने को बोल रही है, ताकि बच्चे इसके मेजर पॉइंट्स को क्लास में डिस्कस कर सकें और पूरी क्लास के सामने उनको प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 143। English does not find its place as a first language in the school curriculum, second language in the school curriculum, third language in the school curriculum, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू decode messages moving from sounds to word, phrases, clause and other grammatical elements to sentence. Decode the overall message of the discourse and move down the micro level unit. यानी कि पूरे मैसेज से बिल्कुल नीचे वाले की तरफ जाना, मूव डाउन टू द माइक्रो लेवल। एनकोड ऑल द साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर टू लिसनर, यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेज। बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, जो ये अप्रोच है गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। यानी कि डिकोड करना मैसेज को मूविंग फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड, यानी कि साउंड्स से वर्ड तक जाना, फिर फ्रेजेस तक जाना, फिर क्लोज तक, एंड देन अनदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू द सेंटेंसेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होना चाहिए, बट जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 145। What is the following strategy known in reading? The text is read more slowly and in detail to get the gist of overall sense of the text. इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, जो ये स्ट्रेटजी है, यानी कि टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली, यानी कि टेक्स्ट को बिल्कुल आराम से पढ़ना, एंड इन डिटेल, आराम से और डिटेल में पढ़ना, टू गेट द जीस्ट ऑफ ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। इसको स्कैनिंग बोला जाता है, समराइजिंग बोला जाता है, स्किमिंग बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि इसको स्कैनिंग बोला जाता है, ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 146। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड द थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। यानी कि जो एक टीचर है अपने बच्चों को बोल रही है, 7th क्लास की जो लर्नर्स हैं उनको टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री रेफर कर रही है, एंड फाइंड अ थीम, उनको थीम फाइंड करने के लिए बोल रही है, विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट किया जाए। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज? इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज इनर लर्निंग, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, यानी कि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, क्या है इसका मतलब? लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन द स्कूल, यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल, टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, वी हैव टू मैच दीज। क्वेश्चन नंबर 148, पर्सनल राइटिंग। पर्सनल राइटिंग का में जो गाइस एक प्रकार से हम डायरी राइटिंग करते हैं, यानी कि पर्सनल राइटिंग में हम डायरी राइटिंग करते हैं, यानी कि ए का 2 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमको? ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। बी में क्या बोला गया गाइज? ए है गाइस पर्सनल राइटिंग मीन्स, पर्सनल राइटिंग किस में लिखते हैं हम? डायरी राइटिंग होती है एक प्रकार से वो। नेक्स्ट है गाइस स्टडी राइटिंग। स्टडी राइटिंग में हम क्या करते हैं? सिनॉप्सिस लिखते हैं, तो बी का 3rd हो जाएगा। सी है गाइस क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें मतलब कुछ रचनात्मक लेखन किया जाता है, वो ट्रैवल लोग जिसको यात्रा वृत्तांत बोलते हैं।
पब्लिक राइटिंग गाइस लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, ये पब्लिकली लिखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, और इसका जो करेक्ट आंसर सेकंड ही है, बट ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड दिखाया गया है, जो कि मुझे गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 149। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड एलोकेट्स डिफरेंट थीम टू द ग्रुप। एक टीचर है जो अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में बांटती है और उनको अलग अलग थीम दे देती है। द ग्रुप हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द थीम्स। बच्चों को उस थीम पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एंड राइट रिपोर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द क्लास, और फिर उस रिपोर्ट को उन्होंने क्लास में प्रेजेंट करना है। इस एक्टिविटी को गाइस क्या बोला जाता है? असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, राइटिंग वर्क या फिर रिसर्च। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि वो एक प्रकार से रिसर्च कर रहे हैं, इसको रिसर्च बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 150। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स brainstorming, outlining, drafting, revising, proofreading and drafting the final writing. Brainstorming, writing the first draft and final writing. Outlining, revising and writing the final draft. Writing the first draft, revising and developing the final draft. Option number 4 is the correct answer for this question. So guys, this was our today's video in which we discussed the 30 questions of language English section. And if you like the video, then don't forget to like and share the video, and also make sure to subscribe our YouTube channel, press the bell icon also, so that you can get the notification of our every educational video. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video, meet you in the next interesting video. Till then, take care, have a good day.